हेलो दोस्तों, मैं हेमंत सिंह दिल्ली एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे आर्टिकल 19, 20 एंड 21। इन आर्टिकल में देखें, इन अनुच्छेदों में हम देखेंगे इनमें क्या क्या व्याख्या की गई है और क्या एक्सप्लेनेशन इन्होंने की है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या करी है वो व्याख्या क्या करके दी है उन्हें हम समझ लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं। आप इस चीज को ध्यान रखें कि जब भी आप इस आर्टिकल को पढ़ें तो ये मुख्य मुख्य कीवर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखें। ये कीवर्ड्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको क्या रहेगा, आर्टिकल 19, 20 और 21 तीनों याद रहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आप क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम की बात कर रहा है, राइट टू फ्रीडम की बात कर रहा है। तो फ्रीडम माने स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता हमें किस रूप में दी जा रही है वो देंगे। यानी कि हमारा भारत का संविधान हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्वतंत्रता का मतलब क्या है, हमें जीने के लिए कहता है कि तुम स्वतंत्र हो, तुम एकदम अपना फ्रीली जियो। ठीक है, तो आप देखेंगे 19 में 6 अधिकारों की रक्षा है। कितने अधिकारों की? 6 अधिकारों की रक्षा है। अब ये 6 अधिकार आप देख लें कौन कौन से। पहले ये 7 अधिकार थे, लेकिन अब इसमें राइट टू प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी को सेल करने का या खरीदने का जो अधिकार है, जो कि फंडामेंटल राइट था, उसे हटा दिया गया है यहां से। ठीक है, अब यहां पे ये 6 रह गए, 6 ध्यान देंगे। वाक एवं अभिव्यक्ति की, वाक एवं अभिव्यक्ति का अर्थ समझ लें, विचारों को, यानी कि आप अपने विचारों को कहीं पे भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। किसी की भी आपके पास कोई विचार आया, जैसे मेरे पास में विचार आया है कि मैं अपने विचार कहना चाहता हूँ, मेरा देश ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ठीक है, मेरे देश के अंदर में काफी सारी चीजें सुधरनी चाहिए, ये नहीं सुधरा है, तो आप आलोचना वगैरह कर सकते हैं। तो आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। प्रेस, यानी प्रेस का अर्थ क्या है, प्रिंटिंग प्रेस की बात हो रही है। प्रिंटिंग प्रेस का मतलब क्या है, यानी कि जहां पे न्यूज़पेपर की छपाई वगैरह होती है, ऐसी जगह के इनके पास में अधिकार है कि वो अपने अपनी प्रिंटिंग प्रेस खोल सकते हैं, या अपनी प्रिंटिंग प्रेस या फिर अपने न्यूज़पेपर छपाई करवा सकते हैं। विज्ञापन, विज्ञापन का अर्थ समझेंगे आप। विज्ञापन का अर्थ होता है एडवर्टाइजमेंट। जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं उन एडवर्टाइजमेंट को आपको करवाने के, यानी कॉमर्शियली एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोन टैपिंग। फोन टैपिंग के जितने भी मामले, अगर आप फोन टैपिंग के मामले की बात करो तो फोन टैपिंग के मामले क्या होंगे वो देखें। जैसे सपोज मान लीजिए कि आप कॉल किसी को करते हैं और आपका फोन क्या हो रहा है, टैप किया जा रहा है, कहीं पे कोई रिकॉर्ड कर रहा है आपके फोन को, तो ये फोन टैपिंग का जो मामला है, ये मामले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं फोन टैपिंग। जो फोन टैपिंग है, इसको टैपिंग को करना एक गलत, एक अपराध है, जो कि अनुच्छेद 19 के तहत आता है। आप इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि देखो जी मेरा फोन टैपिंग की जा रही है और ये गलत है। ठीक है, आप इसके प्रति कंप्लेंट कर सकते हैं सीधा। आगे प्रसारित करना, यानी कुछ भी चीज ब्रॉडकास्ट करना है, ब्रॉडकास्ट के लिए आपके पास में अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत में क्या है, अधिकार है कि आप क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, प्रसारित करने का अधिकार है। सरकारी गतिविधियां, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, आपके पास में अधिकार है कि आप सरकारी गतिविधियों के बारे में जान सकते हैं। और ये अधिकार क्या है, इसी को देखते हुए हमारे पास बना है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी कि अगर आप कहें सूचना का अधिकार। जो सूचना का अधिकार है, जो 2005 में हमारे पास में आया, ठीक है, ये किसके तहत आया, सरकारी गतिविधियों के जानने के अधिकार को लेकर अनुच्छेद 19 के तहत आया, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे देखिए प्रदर्शन एवं विरोध। आपके पास में क्या अधिकार है, प्रदर्शन एवं विरोध करने का अधिकार है। आप कहीं पे भी प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास शांतिपूर्वक सम्मेलन। शांतिपूर्वक सम्मेलन का समझ लें आप। शांतिपूर्वक सम्मेलन का मतलब है कि कुछ लोगों का एक जगह पे इकट्ठा हो जाना। जब काफी लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पे वो शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं, शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। वहां पे किसी प्रकार की हिंसा या हथियार का उपयोग नहीं करेंगे वो किसी भी सम्मेलन को करते हुए। जैसे बिना हथियार एवं हिंसा के बैठ जाना। सार्वजनिक भूमि पर सम्मेलन, ये क्या होगा, सार्वजनिक भूमि का अर्थ क्या है, पब्लिकली ओपन है, यानी हर व्यक्ति वहां पे आ जा सकता है, यानी हर व्यक्ति के लिए वो जगह खुली है। तो सार्वजनिक भूमि पर सम्मेलन करने का अधिकार है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, शाहीन बाग हो गया, डीएनडी हो गया, दिल्ली नोएडा डायरेक्ट वे हो गया, रेल धरना हो गया, ये सारे के सारे हमें मिल जाते हैं एग्जाम्पल कुछ, जो कि वहां पे देखेंगे, आपने देखा होगा सार्वजनिक जगह थी, पब्लिक प्लेस था, पब्लिक प्लेस में जाकर उन्होंने क्या करा, धरना कर दिया। अब डीएनडी है, दिल्ली नोएडा जो डायरेक्ट वे है, उस पे देखें वहां पे भी वो एकदम पब्लिक स्पेस है। अब पब्लिक स्पेस है, उस जगह पे क्या किया जाए, धरना रखा जा रहा है। रेल है, रेल सार्वजनिक लोगों के लिए है, अब वहां पे भी क्या किया जाए, धरना कर लिया जाता है, रेल रोक दी जाती है, तो ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं संगम या संघ बनाने का अधिकार। आपके पास में संगम या संघ बनाने का अधिकार है, यूनियन बनाने का अधिकार है। इसी के बेस पर आपने देखा होगा कई सारी पार्टीज बनी हुई है, जैसे राजनीतिक दल, ठीक है, कांग्रेस एक दल है, ठीक है, बीजेपी एक दल है, आम आदमी पार्टी एक दल है। कंपनी का बनाने का अधिकार, आपके पास में अधिकार है कि आप कोई भी कंपनी बना सकते हैं, किसी भी कंपनी को बना सकते हैं। साझा फर्म, यानी कि आप कोई भी फर्म जो है पार्टनर के रूप में, पार्टनरशिप फर्म जो होती हैं वो खोल सकते हैं। संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार है,
यानी कि इन्हीं के तहत क्या होता है कि आपने देखा होगा एनजीओ वगैरह जो बनते हैं वो भी इन्हीं के तहत बन जाते हैं संगठन। समितियां बनाने का अधिकार है, जितनी भी कमिटीज हैं आप बना सकते हैं, कई समितियां बनानी है। क्लब बनाने का अधिकार है, कोई भी क्लब अगर आप फॉर्म करना चाहते हैं क्लब। व्यापार संगठन बनाने का अधिकार है, व्यापार संगठन जितने भी है जितने आप ट्रेड करते हो, व्यापार करते हो। इसी के लिए आप देख लें एग्जाम्पल है बीएमएस। बीएमएस समझ रहे हैं, भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ है, इसको बनाने का आपको पूरा अधिकार है और इसीलिए बीएमएस बना हुआ, भारतीय मजदूर संघ बना हुआ है। ठीक है, आपने देखा होगा आरएसएस संघ बना हुआ है। ठीक है, काफी सारे संघ ऐसे बने हुए हैं। आबाद संचरण, आबाद संचरण का अर्थ है बिना किसी रोक टोक के आप पूरे देश में घूम सकते हैं, कहीं पे भी आ जा सकते हैं। लेकिन इनमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन इस पूरे अनुच्छेद 19 के लिए रिस्ट्रिक्शन भी है। यानी अगर जहां पे लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ, सपोज मानो कि अगर मैं बात करूं मिजोरम की बात करता हूं, वहां पे अगर बोडो के कुछ लोग हैं, यानी कि कुछ वहां की जनजातियां हैं, कुछ एरिया में वहां पे जाना अलाउड नहीं हुआ, जहां पे लगता है कि आपकी सिक्योरिटी के लिए कहीं कहीं खतरा है। अगर जहां पे आपकी सिक्योरिटी के लिए खतरा लग रहा है तो वहां पे आपको जाने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, निर्बाध घूमने और बस जाने का अधिकार। अगर मैं बात करूं निर्बाध घूमने और बस जाने का, निवास या निवास का अधिकार, तो निर्बाध घूमने का मतलब है कि आप वहां पे कहीं पे भी जा सकते हैं। जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आराम से घूमें किसी भी जगह पर, राज्य में जाके जहां पे अलाउड है कि आप यहाँ पे घूम सकते हैं, तो वहां पे आप आराम से घूमे। घूमने के साथ साथ में आप कुछ समय रह भी सकते हैं। आप वहां पे कुछ समय रहेंगे भी और साथ में क्या होगा, रहने के पश्चात आप ये है रह तो सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं परमानेंट सेटल हो जाऊं तो परमानेंट सेटल का भी अधिकार है आपके पास, बस जाने या निवास करने का। अस्थायी रूप में रहना एवं व्यवस्थित, या व्यवस्थित का मतलब है वहां पे परमानेंटली सेटल हो जाना स्थायी रूप से। ठीक है, आगे है वृत्ति, व्यापार या कारोबार। वृत्ति का मतलब है कि ऐसा कोई कृत्य जो आप किस लिए कर रहे हैं, जिसमें आप आजीविका के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, आजीविका के लिए। आजीविका का अर्थ समझ लें, आजीविका का अर्थ क्या है, जीवन यापन के लिए कर रहे हैं, जिसमें आपको कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। ठीक है, वस्तु मिलेगी। वृत्ति, व्यापार या कारोबार, या व्यापार कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं। इसके लिए कुछ चीजें क्या होती हैं, पेशे या व्यवसाय के लिए। पेशा, कोई भी अगर कोई पेशा कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं तो इसके लिए या तो पेशेगत हो व्यक्ति या तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। आपके लिए क्या है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे सपोज मान लो कि अगर कोई इंजीनियर है, अगर उसने इंजीनियरिंग कर रही है तो इंजीनियरिंग के जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डॉक्टर, यानी अगर मैं डॉक्टर बनने के लिए करूं तो डॉक्टर के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी क्या है, तकनीकी ज्ञान की बात करते हैं। तो आप आई थिंक अनुच्छेद 19 को समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में हमें क्या है, अनुच्छेद 20 में बताया गया अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है वो किस तरीके से है, अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, या देशी या विदेशी, यानी अगर वो देश का नागरिक भी है या विदेशी नागरिक है, व्यक्ति को मनमाने या अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करना। यानी उसके लिए अगर कहा जाए तो उसको ये नहीं है कि उसके साथ में क्या किया जाएगा, उससे अधिक किसी एक क्राइम के लिए अधिक दंड दिया जाएगा या कम दंड दिया जाएगा। यानी दंड को हम ना ही अतिरिक्त कर सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं। इस प्रकार का अधिकार नहीं, जो विधि में दिया होगा, जो विधि का मतलब है जो नियम या कानूनों में दिया होगा उसके तहत जितना दंड होगा वो दंड दिया जाएगा। और ऐसा ही भी नहीं है कि अभी जो दंड, सपोज मान लोगे अभी कोई व्यक्ति है जिसको मानो कि सजा है, कोई ऐसी सजा दे दी गई जो उसके लायक नहीं है, चाहते कि उसको और सजा दी जाए। यानी कोई क्राइम करा, क्राइम के लिए एक पर्टिकुलर सजा है, लेकिन उसको सजा को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। तो अगर अभी वो प्रावधान किया भी जाएगा तो इस डेट पे उस अभी लागू नहीं होगा, यानी अभी इसको सजा नहीं बढ़ाई जाएगी, आगे से ये चीज लागू होगी अगर नियम ऐसा बन भी जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखते हैं, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, यानी यही बात प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण है। यानी अगर कोई विधि बनाई, प्रवृत्त का मतलब प्रदान की गई विधि का अतिक्रमण, यानी इससे ज्यादा कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। ठीक है, दोहरी क्षति नहीं, दोहरी क्षति का मतलब है एक व्यक्ति को एक कृत्य के लिए, यानी कि एक कोई कार्य करा उसने, उस कार्य के लिए दुगनी सजा नहीं दी जा सकती, सजा एक ही मिलेगी उसको। ठीक है, एक ही अपराध के लिए की सजा। जैसे कि मैं बताऊं आपको, इसमें प्रवृत्ति की विधि का अतिक्रमण है। इसमें आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी। आईपीसी क्या है, इंडियन पीनल कोड है। सीआरपीसी क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। सीपीसी क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे आते हैं, आगे हम देखते हैं स्व अभिशंसन नहीं है। स्व अभिशंसन का अर्थ समझ लें, अभियुक्त अपने विरुद्ध किसी व्यक्ति को साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि भाई आप मेरे सामने क्या हो, साक्षी हो या प्रेजेंट हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया अनुच्छेद 20 भी। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में कहता है जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। मेरे जीवन का, मुझे जीने का अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं अपने आप में स्वतंत्र हूं। तो ये जो अनुच्छेद है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ठीक है। इसमें तो सरकार क्या कर सकती है, कर्टेल कर सकती है, लेकिन अनुच्छेद 20 अगर मैं बात करूं और 21 की बात करूं, इनके अंदर सरकार कोई कमी नहीं कर सकती। अगर इमरजेंसी लगती है तो आपके पास में ये दो अधिकार हमेशा परमानेंट रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो 21 में देखें क्या है, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। इसमें मेनका का ये 1978 में एक मामला हुआ था, मेनका गांधी का मामला। मेनका गांधी क्या था, फॉरेन में जाना चाह रही थी, उस समय उनको रोक दिया गया था कि भाई आप नहीं जा सकती, विदेश में नहीं जा सकती। तो उनके मामले में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या कर दी इसकी व्याख्या करते उन्होंने बताया कि भाई ये चीजें होंगी, ये जो प्रावधान है, लेकिन इसमें और भी है, मैं भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। ये जो प्रावधान है इनके तहत आपको क्या होगा, ये संरक्षण प्रदान होगा, जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान होगा। अब वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या है, वो देख लें आप। पहला, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ में आप अपना जीवन जी सकते हैं। आपके पास में अधिकार है कि आप सम्मान पूर्वक या इज्जत से, ठीक है, आप अपना जीवन निर्वाहन कर सकते हैं। तो मानवीय प्रतिष्ठा के साथ में आप अपने जीवन निर्वाहन कर सकते हैं। सेकंड, स्वच्छ पर्यावरण, आपके पास अधिकार है कि आप एक स्वच्छ पर्यावरण को जीतने, आपको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है कि आप स्वच्छ पर्यावरण में रहें, ठीक है। यानी कि अब उसी के पेस में अगर आप देख चले तो सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये बनाया गया ताकि वो क्या करे, देश को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका निभाए और देखे कि कहां पे पॉल्यूशन ज्यादा है, जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा है वहां पे क्या करे, पॉल्यूशन को कम करने के लिए कोशिश की जाए, ठीक है। स्वच्छ पर्यावरण का आपके पास में अधिकार है, इसी के तहत लोग बाग पिटिशन डालते रहते हैं। जीवन रक्षा, आपके पास में अपने जीवन को रक्षा करने का अधिकार है। अगर आपके लग रहा है कि हाँ भाई मेरे जीवन पे कुछ खतरा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी रक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। निजता का मतलब है राइट टू प्राइवेसी, यानी आपके पास में पर्सनल स्पेस होना चाहिए। अगर आपको पर्सनल स्पेस नहीं मिल रहा है, आप देखें जैसे कि अगर आप होटल्स में जाते हैं तो आपके पास में निजता का अधिकार होता है, आपके पास में आप चाहे तो अपने प्राइवेसी कर सकते हैं, आपको प्राइवेसी मिलनी चाहिए। तो वो निजता का जितने भी अधिकार हैं वो सारे के सारे किसके आते हैं, 21 के अंदर आते हैं। आश्रय, कहीं पे भी आश्रय लेने का अधिकार है आपके पास में। स्वास्थ्य के लिए, आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार है कि आप अच्छा स्वास्थ्य ले सकते हैं, ठीक है। और 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, ये 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाए, ये भी इसके अंतर्गत है। 8वां, निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि अगर आप सपोज मान ली कि आपके पास में इतना पैसा नहीं है, आप क्या है आर्थिक रूप से कमजोर हैं और आप अपनी तरफ से वकील नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप निःशुल्क कानूनी सहायता ले सकते हो, जिसके लिए बनाया गया नालसा। नालसा क्या होता है, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। ये बनाया गया किसके लिए, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है और उसके लिए वकील मुहैया कराना है, यानी कानूनी सहायता कराना है। यानी हर एक व्यक्ति के पास में अधिकार है कि भाई उसकी तरफ से भी, उसके पक्ष से कोई वकील आए। अगर उसके पास में पैसा नहीं तो वो क्या कर सकता है, निःशुल्क कानूनी सहायता ले सकता है। कहां से ले सकता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इससे ले सकता है ये, ठीक है। और ये अलग अलग जगह पे है, स्टेट में अलग है, नेशनल अलग है। यानी सेंटर के लिए अगर मैं कहूँ एक नेल्सन है, अगर नालसा की बात करता हूँ, और स्टेट के लिए बात करूंगा SLSA है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और ये डिस्ट्रिक्ट में अलग हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो ऐसे ऐसे चल रहा है। आगे देखिए, अकेले कारावास में बंद होने के विपक्ष आपके विरुद्ध आपका अधिकार है कि आपको अकेले किसी कारावास में ना डाला जाए, इसके पास में आपके पास अधिकार है, अनुच्छेद 21 कहता है, ठीक है। 10वां, त्वरित सुनवाई, यानी आपके केस में सुनवाई नहीं हो रही तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए त्वरित सुनवाई करवा सकते हैं। त्वरित का मतलब है एक्सेलरेटेड, यानी थोड़ा फास्ट सुनवाई की जा सकती है, ठीक है। त्वरित सुनवाई के बाद है हथकड़ी लगाने के विरुद्ध का अधिकार, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे ने ऐसा कोई क्राइम नहीं करा और मुझे हथकड़ी लगाई जा रही, तो आप हथकड़ी लगाने के विरुद्ध आपका क्या कर सकते हैं, आप पिटीशन दायर करते हैं कि मुझे हथकड़ी क्यों लगाई जा रही है, ठीक है। अमानवीय व्यवहार, यानी कि ऐसा व्यवहार आपके साथ में किया जा रहा है जो अमानवीय है, जो मानव के तहत नहीं किया जाना चाहिए। आगे, देर से फांसी, किसी मामले में किसी मुजरिम को अगर देर से फांसी दी जा रही है तो उसके पीछे कारण क्या है, ये जानने का आपका अधिकार है। देर से फांसी नहीं दी जा सकती, तो ये आपके पास में अनुच्छेद 21 के तहत आ जाता है। आगे देखते हैं, विदेश यात्रा करने का अधिकार, आपके पास में अधिकार है कि आप किसी भी विदेश में क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। बंधुआ मजदूरी, आपके पास अधिकार है कि आपको बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता। अब ये अधिकार है कि आप बंधुआ मजदूर नहीं रह सकते, तो ये बंधुआ मजदूरों के लिए बहुत अच्छा फेवरिंग अधिकार है, ठीक है। हिरासत में शोषण, आपके साथ में अगर सपोज मान लो आपको किसी जगह पे हिरासत में लिया, जैसे पुलिस ने हिरासत में लिया, तो आपके साथ में किसी प्रकार का हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा, शोषण नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, आपातकालीन चिकित्सा, आपके पास में अधिकार है कि अगर सपोज मानिए कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद में आपके पास में अधिकार है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं और इमरजेंसी
आपको चिकित्सा दी जाए, यानी कि तुरंत तुरंत आपको ट्रीट किया जाए, तो आपके पास में ये राइट है। और ये आपको बताऊं मैं, दिल्ली में ये राइट बहुत अच्छे से चलता है। अगर सपोज मान लीजिए अगर कोई इमरजेंसी तुरंत हो जाती है तो गवर्नमेंट बिना किसी पैसे के आपको पहले ट्रीटमेंट देती है, लेकिन कुछ जगह पे क्या है कि पहले वो पैसे लेते हैं फिर बाद में ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रावधान इसमें 21 में। तो दोस्तों आज की क्लास में जो हमने किया है वो अनुच्छेद 19, 20 और 21। आज हमने तीन अनुच्छेदों को किया है। तीनों अनुच्छेद हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो क्वेश्चन अक्सर आते क्या है इसमें, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आया इसमें पहला, प्रेस का अधिकार, प्रेस का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन था 19, 20, 21, 22। ये क्वेश्चन आया हमारे पास में, पिछले साल ही आया, और अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है प्रेस का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस का अधिकार आता है। जो एक क्वेश्चन और आया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निजता का अधिकार। निजता का मतलब राइट टू प्राइवेसी। निजता का अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत आता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये अनुच्छेद 21 के तहत आता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी इससे मैं बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन लिटरली हर बार बनते हैं। हर बार अगर हम देख के चलेंगे एसएससी में सीजीएल, सीपीयू और एमटीएस, इन तीनों में अक्सर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। निजता के अधिकार को लेके, प्रेस के अधिकार को लेके, संगठन बनाने का। हाँ, क्वेश्चन आया कि भाई एक संगठन बनाया गया, कोई संगठन बनाया गया, तो संगठन बनाने का जो अधिकार है, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार है, ये किस अनुच्छेद के तहत आता है, ये ध्यान रखें। आप बताइए किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो आपके पास जो अधिकार है संगठन बनाने का, ये अनुच्छेद 19 के तहत आता है। समझ रहे हैं आप। तो ठीक है, आप ऐसे ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों को क्या करें, याद करते जाएं। याद कैसे करेंगे, आप कीवर्ड्स को याद करते हैं। कीवर्ड्स क्या है, जो जो मैंने टर्म्स लिखाई है ना, इसीलिए मैंने क्या करा, कुछ कुछ कीवर्ड्स लिख दिए। आपको मैंने पूरा आर्टिकल ना ऐसे नहीं लिखा, मैंने लाइन बाय लाइन लिख दियो। मैंने आपके लिए कुछ कुछ कीवर्ड्स लिख दिए, यानी ये कीवर्ड्स हैं जो एक पर्टिकुलर आर्टिकल को डिफाइन कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन पे ध्यान रखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमने यूपीएससी, एसएससी, सीएचएसएल में तो आते ही हैं, सीएचएसएल, एमटीएस में और सीजीएल में ये तो आते ही आते हैं। इनको जो ये क्वेश्चन है आपको यूपीएससी लेवल, ठीक है, अगर मैं बात करूं बिहार की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, झारखंड की बात करूं, इनमें क्वेश्चन अक्सर हमें मिल जाते हैं। निजता का अधिकार, तो ये तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर। तो आप इन क्वेश्चनों को क्या करते रहेंगे, देखते रहेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आप क्या करें, अपनी बुक में देखें कि कोई कौन कौन से क्वेश्चन है वो उससे रिलेटेड है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए उनको बनाएं, उन क्वेश्चनों को क्या करें, सॉल्व करें। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपके पास में अपने आप ही आपका माइंड सेट होता जाएगा। इसको बार बार वीडियो को दोबारा देखते रहें। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।